आइडियली पंकज त्रिपाठी और ऑडियंस के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि हर फिल्म में एक डायरेक्टर होता है तो हर कॉन्वर्सेशन में एक मॉडरेटर भी होता है। एंड ये एक मास्टर क्लास है एक्टिंग की, और एक रिक्वेस्ट मैं एक ही व्यक्ति के साथ कर सकता हूँ कि ये मास्टर क्लास ज़िंदगी की भी बन जाए, बिकॉज एट सम लेवल ज़िंदगी और एक्टिंग मेरे हिसाब से काफ़ी सिमिलर है, इन द सेंस कि इस वक्त मैं इंटरव्यूअर का रोल प्ले कर रहा हूँ, आप इंटरव्यूई का किरदार प्ले कर रहे हैं। कुछ देर बाद अगर कुछ दोस्त आएंगे तो आपके किरदार बदल जाएंगे। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक मंच है। क्या आपको सच में लगता है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मंच ही है और हम सब किरदार प्ले कर रहे हैं, और टाइम के साथ बदलता रहता है किरदार, लोकेशन के साथ बदलता रहता है किरदार, जहाँ जिसके साथ हैं हम वो भी बदलता रहता है? जी बिल्कुल, वेलकम, नमस्ते आप सभी को। बहुत अच्छी बात कही मयंक आपने कि ये दुनिया एक रंगमंच है। शेक्सपियर जी की बात एकदम अक्षरशः सत्य है। हम लाइफ में मैं कितने रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने किरदार मेरे चल रहे हैं जीवन में। एक पति का, एक पिता का, एक पुत्र का, कहीं दोस्त का, कहीं प्रोड्यूसर के साथ अभिनेता का, कभी डायरेक्टर के साथ अभिनेता का। तो लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले कर रहा हूँ, और उसमें हायरार्की अलग अलग है। पिता के सामने जाते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है, और पुत्री के साथ, बेटी के पास पहुँचते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है, मैं पिता के रोल में आ जाता हूँ। तो इसलिए अभिनय जो है बहुत आसान चीज़ लगती है हर किसी को कि यार हम लाइफ में तो यही करते हैं, ये सारे किरदार हो गए, उसके बाद अब आ जाइए इमोशंस पे। हम गुस्सा होते हैं, हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, हम में ईर्ष्या है, हम में लोभ है, हम में लालच है, हम बदला लेना चाहते हैं, हम प्रेम करना चाहते हैं, हम में श्रृंगार है। तो ये सारे जो भाव हैं, 11 रस है, वो सब तो हम जीवन में करते ही हैं और है ही हमारे पास। और किरदार हम प्ले कर ही रहे हैं, पुत्र का, पिता का, दोस्त का, बिजनेसमैन का, असिस्टेंट का, बॉस का। अगर मैं किसी का बॉस हूँ, मेरा जो असिस्टेंट है, तो मैं भी किसी का असिस्टेंट हूँ लाइफ में। डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ, जब डायरेक्टर आता है तो हम अपने आप खड़े हो जाते हैं, अरे नमस्ते सर आइए। तो किरदार हम लाइफ में प्ले कर रहे हैं, और सारे इमोशन भी हम जीवन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभिनय तो आसान काम है, यही तो करना है। जी, जब आप कोई और व्यक्ति प्ले करते हैं, और चाहे वो किसी भी शेड का हो, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, उसके बीच में कम से कम 100 शेड होते हैं, और आप उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या जीते हैं उस समय, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एम्पैथी आती है, समानता आती है सोच में, तो कोई अच्छा एक्टर हो, क्या ये ज़रूरी है कि वो अल्टीमेटली अच्छा इंसान भी बन जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो जब मुंबई में, मैं छोटा सा एक वो कथा बता के आऊँगा इस पे, कि मुंबई में जब शुरुआत में हम आए थे और ऑडिशन देने जाते थे फिल्मों में काम पाने के लिए, तो उस लाइन में कई लोग ऐसे होते थे जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को वो आते हैं ऑडिशन देने, वो भी लाइन में लग जाते थे। उस समय कास्टिंग की कल्चर ऐसी नहीं थी। कोई कहीं नौकरी करता है किसी स्टोर में, वो भी वो छुट्टी के दिन ऑडिशन देने आ गया। तो मैं सोचता था क्यों आए हैं ये सब लोग। फिर लगा कि इनको तो लगता है कि जीवन में रंगमंच है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे इमोशंस से हम स्वयं गुजरते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम रोते हैं। एक चीज़ जो भूल जाते हैं कि लाइफ में वो क्रिएट होता है और एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना है। अब यहाँ जो मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, वो सुबह 8 बजे मिली है और मैं जानता भी नहीं हूँ। यहाँ जो मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता है कि उसको खाने में मिर्च पसंद है या मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, वो किस बात पे नाराज हो जाएगी। मेरी अपनी बेटी का पता है, लेकिन फिल्मी बेटी का पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट तो स्वतः होता है, सारे इमोशंस, सारे कैरेक्टर, यहाँ रिक्रिएट करना है। तो इसलिए एक्टिंग के ऑडिशन में मैं उन दिनों ये सोचा कि इसलिए भीड़ है कि हर किसी को लगता है मैं तो एक्टर ही हूँ, यही तो करना है जो जीवन में है। लेकिन एक बारीक अंतर है कि रिक्रिएट करना है। अब क्या था सवाल आपका, मैं भूल जाता हूँ। मेरा सवाल तो आपने जवाब दे दिया उसका। नहीं, बट उसका और था आंसर कि क्या जो व्यक्ति
जो किसी और की ज़िंदगी को समझना चाहता है और समझ पाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हो या एक अच्छा इंसान प्ले कर रहा हो, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी को समझ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? यस, अब एक्टिंग की एक दूसरा पर्पस है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी कि क्यों रिक्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे हमेशा से लगता है कि अभिनय का एक और काम है, एक्टिंग का एक और जॉब काम है कि मैं जैसा व्यक्ति आज हूँ, आज 23 नवंबर को यहाँ, मैं यहाँ से बेहतर व्यक्ति कल बन जाऊँ। एक्टिंग का एक ये भी पर्पस है, क्योंकि हम जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं, जो हमारे जीवन में इमोशंस नहीं हैं, मैं कम ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। मैंने कम ईर्ष्यालु बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये गलत होगा। दुनिया के कोई व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि वो सारे भाव हमारे अंदर हैं। हम ईर्ष्या पे दबाते हैं और अच्छाइयों पे काम करते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। हमारे अंदर अहिंसा भी है, हमारे अंदर हिंसा भी है। एक एक्टर पूछ रहा था कि मेथड एक्टिंग को लेके क्या करें। मैं बोले यार, किसी को मारने का सीक्वेंस है, अब आपको लाइफ में मारने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं कि मैं मर्डर एक करके आऊँ फिर देखूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे टीचर बोले पर तुम सोचते तो हो ना कि मैं मार दूं इसको, तो उस सोच पे काम करो कि वो सोच आई कहाँ से कि मैं मार दूंगा इसको। फिर आपका अहिंसा वाला पार्ट बोलता है नहीं ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनसिविलाइज्ड है किसी को मारना, कंट्रोल करो इसको। अहिंसा वाले पार्ट को उभारो, माफ़ी, करुणा, दया, इन चीज़ों की भूमिका ज़्यादा है। तो एक्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम जैसे आदमी हैं उससे बेहतर आदमी बने। और जब हम अलग अलग किरदार, अलग अलग ह्यूमन इमोशन प्ले करते हैं जो मेरे जीवन के विपरीत है, आप सत्तू भैया लूडो का गैंगस्टर है, मैं जीवन में वो अनुभव नहीं किया हूँ, लेकिन उसको करते हुए मुझे ये भी समझ में आता है कि एक नटोरियस आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल माइंडेड आदमी कैसे सोचता है। तो बतौर एक्टर हम किरदारों को करते हुए थोड़े बतौर इंसान भी समृद्ध होते हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों का एंगर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का प्रेम सब समझ में आता है। और जब आप दूसरों के इमोशन समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बेहतर आदमी बनने लगते हैं। अगर जी एक बात बताइए, रॉबर्ट डी नीरो साहब ने एक बार कहा कि आई रादर बी मोर इंटरेस्टिंग एक्टर देन एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अगर कोई व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, डज दैट मेक दैट पर्सन लेस लाइकली टू बी गुड एक्टर? कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो वो दूसरा व्यक्ति कैसे प्ले करेगा? हमारे एक टीचर कहा करते थे कि एक्टर जो है वो कच्ची मिट्टी होते हैं, और उनको अपना कच्चा मिट्टी समझ रहे हैं ना आप लोग, गीली मिट्टी, उसको शेप देना आसान होता है, लेकिन वो सूख जाए, पक जाए तो फिर शेप नहीं दिया जा सकता, देने जाएंगे तो टूट जाएगा। तो एक्टर की बॉडी भी और विचार भी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कि वो आसानी से मोल्ड कर सके अपने आप को। हम गुरु के पास जाते हैं तो वो कच्ची मिट्टी से घड़ा बना देगा, वो ग्लास बना देगा, वो पिकॉक बना देगा, अलग अलग शेप दिया जा सकता है। इसलिए एक्टिंग की ट्रेनिंग में फिजिकल फॉर्म की बड़ी भूमिका हो जाती है कि योग करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल हमें सुबह योगा कराते थे, 1 घंटे 8 से 9 योग की क्लास होती थी। उस समय हमें लगता था कि यार कि हम थोड़ी यहाँ सन्यासी बनने आए हैं, रोज रोज ये लोग योगा सिखा रहे हैं। बाद में समझ आया कि उसका पर्पस क्या था। उसकी शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ब्रेन और बॉडी का सिंक होने के लिए। कि मैंने दिमाग से सोचा कि मैं एक फिजिकल उदाहरण दे रहा हूँ कि हम एक कैनाल है, गड्ढा है 5 फीट का, हम खड़ा हुए और हम तय करते हैं कि मैं जंप कर पाऊंगा या नहीं। हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ जंप कर लेंगे, इतना तो मैं कर ही लेता हूँ। बॉडी बोलती है कि नहीं दोस्त, गिर सकते हो तुम, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है। तो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता है शरीर का और दिमाग का। एक्टिंग यही काम है कि हम एक झूठी खबर देते हैं ब्रेन से बॉडी को कि तुम्हारे साथ ये घटना हो गई है, ये नकली बेटी जो है घर छोड़ के जा रही है। मालूम है कि नकली बेटी है, सुबह में मिली है, ठीक से पता भी नहीं है। अब ब्रेन को हमने स्क्रिप्ट पढ़ के वो सूचना डाल दी कि भैया ये जा रही है, मुझे इमोशनल होना है। फिर उसके लिए हम सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर जाएगी, विदा हो गई तो क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी वो मैजिक इफ एक टर्म है एक्टिंग का कि यदि ऐसा होता, मैं अगर इस हालात में होता तो क्या होता। तो सब सोच साच के और वो सूचना हम शरीर को देते हैं, क्योंकि इमोट करना ना, इमोशन क्रिएट करना ब्रेन का काम नहीं है, बॉडी का काम है।
आंसू आंख से आता है, दिमाग से नहीं आता है, लेकिन उसमें दिमाग और आंखों का तारतम्यता, उनका कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ये सच्ची खबर यहाँ प्रोसेस होकर मिलती है और बॉडी आपका रिएक्ट करता है। एक्टिंग में एक झूठी खबर को हमें बॉडी को देना है और चाहते हैं कि बॉडी करेक्ट वे में इमोट करे। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सवाल कुछ हो और कहीं और चला जाता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आपका एडवांटेज है, बिकॉज हम सुनते रहते हैं, आपको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बट क्वेश्चन मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट था पंकज जी, इज ऑल्सो बिकॉज कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं इतने सालों में भारत में स्पेशली, जिनकी पर्सनैलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इनके मैनरिज्म्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग इनके मैनरिज्म्स को ही देखने जाते थे कि देवानंद किस तरह रहेंगे, वो देवानंद ही, फर्क नहीं पड़ता कौन सी फिल्म हो, देवानंद ही रहेंगे। नॉट सो मच दिलीप कुमार ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे और भी उदाहरण हैं ऐसे एक्टर्स। उनको स्टार कहा गया कि वो स्टार का एक मैनरिज्म है, उनके बाल भी एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, उस बाल को हेयर कट का नाम दिया जाएगा, पूरे देश में लोग वही संजय दत्त की हेयर कट काटेंगे। क्या आपको लगता है कि वो जो स्टार और वो जो एक्टर का जो, एक तो पहले आप क्या समझते हैं इन दोनों के डिस्टिंक्शन पे, और सेकंड क्या वो एक ज़माना था जो ऐसा होता था, और क्या वो जो स्टारडम है वो स्टार वाली एक्टिंग अब खत्म हो गई है या उतनी प्रचलित नहीं है? जी, वो उसका प्रचलन कम हुआ है। अब स्टार भी चाहते हैं कि मुझे एक्टर भी माना जाए, क्योंकि इंटरनेट ने आके पूरे ग्लोबल सिनेमा और ग्लोबल एक्टिंग को खोल दिया है। कोई भी गोवा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मुंबई में बैठा बच्चा दुनिया भर का सिनेमा देख सकता है, और वो फिर सोच सकता है कि यार ये हमारी एक्टिंग तो ऐसी है, इनकी एक्टिंग तो अलग है। तो वो टूटा है, बट अगेन वो कुछ मायने में है भी। अब आजकल मेरे साथ में सेट पे जाता हूँ तो मेरी आदत है कि मेरे बहुत सारे ह्यूमर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा तो कुछ हंसाएगा, तो मुझे डायरेक्टर्स बोलते हैं सर अपना वाला कुछ कर दो। तो मुझे लगता है अपना वाला कितना दिन करूँगा, मेरा एक्टर बोर हो जाएगा अपना वाला कर करके, हंसा के। आई नो कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑडियंस भी कई बार वो देखना चाहती है, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके आई है कि ये है तो ऐसा तो कुछ करेगा ही। वैसा ना करो तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिल्में नहीं चलती हैं, फिर एक्टर को लगता है यार ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, जो माल बिक रहा है उसी को बेचो। कल हमारी फिल्म कड़क सिंह यहाँ स्क्रीन हुई कल रात को शाम में। उस फिल्म में जो मेरा बेस्ट सेलिंग पॉइंट है एक्टिंग का, जो बेस्ट सेलर आइटम है, माल है, वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि कड़क सिंह जैसी फिल्म मुझे वो छूट देती है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ। तो वो नहीं डाला और देखा कि यार वो क्या वर्क कर रहा था। तो हमारे जैसे एक्टर के पास अभी ये सहूलियत है कि हम बीच बीच में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने क्राफ्ट के साथ। अगर वो स्टारडम का दर्जा मिल जाए ना, तो हम अपने ही क्रिएट किए हुए एक ऑरा और एक मैनरिज्म में फंस जाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एक ट्रैप है वो, क्या इसको ट्रैप मानेंगे एक तरह से? ट्रैपिंग हो गया कि आप फंस गए, आप तो एक ट्रैपिंग हो गया कि आप जीवन में भी अपना एक्टिंग प्ले कर रहे हो। आप कई अभिनेता को देखोगे कि वो बहुत मुश्किल होगा फर्क करना कि उनका जीवन कब चल रहा है और एक्टिंग कब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज क्रिएट की। अब उस इमेज को कैरी करने के लिए वो हर जगह परेशान है, सिनेमा में भी, ऐसे इंटरेक्शन में भी, रील्स में भी। आजकल तो रील्स का बहुत चलन है, तो वो ट्रैप करती है वो चीज़ें। आपने अगर, और खासकर तब जब कुछ लार्जर देन लाइफ आपने क्रिएट कर ली हो, तो फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। बतौर अभिनेता बड़ा ज़रूरी है हमें जीवित रहने के लिए, जीवित मतलब आर्टिस्टिक जीवित, कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। ठीक है, कई बार वो एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट होगा, आप आम सुधी दर्शक नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए, मेरे जैसे अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। पंकज जी, आप ऑफ कोर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और आपने अभी कहा भी कि ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई व्यक्ति में टैलेंट ना हो, क्या आप ट्रेनिंग के साथ सिखा सकते हैं किसी को एक्टिंग, या ये एक इनबॉर्न स्किल होती है, एक इनबॉर्न टैलेंट होती है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्या हम सब एक्टर बन सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग ले लें, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो या कहीं और से हो, या कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में संगीत है, कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में पेंटिंग की स्किल है या आर्ट है, कुछ लोगों में नहीं है? आप क्या बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, एंड क्या बिना ट्रेनिंग का भी कोई एक्टर बन सकता है? जी, बिल्कुल बन सकता है बिना ट्रेनिंग का भी,
लेकिन ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रेनिंग हो सकता है सेट पे हो, डायरेक्टर्स के साथ हो, कि काम करते करते 6 फिल्म के बाद आप समझने लगे, ये अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और वो करवा लेते हैं। अब न्यूटन हम फिल्म कर रहे थे तो उसमें जितने वो स्थानीय नागरिक बने थे, जो 70-72 वोटर हैं जो आसपास के कस्बे गाँव के, जिनका हमें मतदान कराना था न्यूटन में, वो कोई एक्टर नहीं थे, वो वहाँ के स्थानीय लोग थे। और उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला कि तुम आप अपनी भाषा बोलिए। तो वो जब अपनी भाषा, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो बोल रहे थे, मैं सीन में खड़ा हूँ, जो सरपंच बने हैं चाचा, तो वो गोंडवी में कुछ बोल रहे हैं और मैं देखा कि अरे यार ये इतना रियल लग रहा है, अगर मैं अब यहाँ संवाद अदायगी शुरू करूँगा तो मैं नकली लगूंगा, ये इतना जेन्युइन लग रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपने क्राफ्ट को ख़त्म किया और बिल्कुल बातचीत की तरह आ गया कि एक दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो कोई अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज वहाँ की बोल रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे बात करूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके सामने मैं एक्टर ना लगूँ, क्योंकि ये रियल व्यक्ति हैं। तो ट्रेनिंग ज़रूरी है और डायरेक्टर अच्छा हो तो कई बार पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है। और क्या था दूसरा हिस्सा सवाल का? मेरे सवाल का जवाब हो गया सर। कुछ और था उसमें मेरे और नहीं, मेरा ऑफ कोर्स पहला ये सवाल था कि क्या किसी से भी एक्टिंग की जा सकती है, जैसे कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है, बट वो पत्थर और बार बार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाया। जब तक उसको अपना रोल प्ले करना है ना, उस एक टाई आदिवासी व्यक्ति का जो मतदान करने आया है, उसको एक दिन आप दे दीजिए कि अब आपकी अर्बन पोस्टिंग हो गई है, आप भिलाई में बैंक कर्मचारी बन चुके हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसका तो अब ये कैसे करूं मैं। तो इसलिए आप अपने के बियॉन्ड जब कोई और प्ले, कोई और इमोशंस प्ले करने जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम जब आपने फेस किया कैमरा, पंकज जी, दिस आफ्टर यू फिनिश्ड ड्रामा स्कूल, क्या याद है वो मोमेंट? क्या शॉट था, क्या सीन था जब आपने पहली बार कैमरा के सामने आप आए? हाँ, मैं कैमरा देखा, फिल्म का कैमरा तो पहली बार मैं देख रहा था, तो उसका लेंस कुछ इतना बड़ा था, तो मुझे लगा कि फिल्म का कैमरा तो बहुत बड़ा होता है। वो टेली लेंस लगाए थे, अब जाके समझ रहा हूँ कि वो कौन सा लेंस था। टेली लेंस की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं कैमरे को देखता रहा कि अच्छा इसमें कैप्चर होगा, ये कैसे होगा, मुझे कुछ पता नहीं, मार्क कहाँ पहुँचना है। तो बोला आप यहाँ आइए, मैं बोलूँ यहाँ हूँ, अब मैं चलते चलते चल रहा हूँ और मैं नज़र है मेरी मार्क पे पहुँच रहा हूँ कि नहीं, तो ऐसे देख भी रहा हूँ कि मैं मार्क पकड़ लूँ। बोला अरे नीचे क्यों देखे? मैं बोला आपने ही तो कहा था वहाँ आइए, तो मैं बिना देखे वहाँ कैसे आऊँगा? तो मुझे, क्योंकि मैं थिएटर किया था, थिएटर में मार्किंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, जोन होता है। एक लाइट वाइज हमने 9 डिवीज़न में स्टेज को बांट दिया है कि उस जोन में है, अपर स्टेज में है, सेंटर स्टेज में, लोअर स्टेज में है। सिनेमा में तो एग्जैक्ट मार्क पे पहुँचना है, क्योंकि फोकस पुलर ने वहाँ का मेजरमेंट करके रखा है। तो मैं चलते शॉट में मैं चोरी करने लगा, मार्क मेरा किधर है? बोला नहीं, आपको देखना नहीं है, पहुंचना है। अब मैं परेशान कि बिना देखे कैसे पहुंचेंगे। करते करते अब आदत हो गई है कि एक बार कमरे में आते हैं और बिन बताए हुए यहाँ बात कहाँ है, अच्छा ठीक है चलो। तो अब हो गई। वो कौन सा सीन था, कौन सा शॉट था, कौन सी फिल्म? मेरे ख्याल से रन फिल्म का था, जो प्रगति मैदान में मैं विजय राज से मिलता हूँ। मेरी आवाज़ भी उसमें नहीं है, किसी और ने डब की। अच्छा। हाँ, और क्रेडिट भी नहीं था मेरे नाम का कि मैं कौन है आदमी हूँ, एक अननोन पर्सन लिखा हुआ है विकिपीडिया पे अभी। तो वो था, रन फिल्म थी, जीवा डायरेक्टर थे साउथ के ही, अब वो नहीं रहे। अभिषेक बच्चन थे उसमें। जी, अभिषेक जी थे और विजय राज के साथ मेरा सीन था। वो भी बहुत कमाल है, जिस व्यक्ति ने वो कास्टिंग की थी, कल मुझे मिले थे श्याम सुंदर, इफी में ही आए हुए थे कल। वो हमारे अब कड़क सिंह के को प्रोड्यूसर हैं। तो श्याम जी मिले थे, बोले याद है पंकज भाई 24 साल पहले मैंने आपको सिलेक्ट किया था। बोले सेलेक्ट किया बट नाम भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया। हाँ, तो वो तो जीवन की कहानी है कि कई बार क्रेडिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आप अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, एक क्रेडिट वहाँ लिखी जाती है। 83 कर रहे थे, 83 फिल्म हम लोग कर रहे थे। तो 83 चूंकि खेल के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर, तो जब स्पोर्ट्स का पार्ट शूट हो रहा था तो फिल्म कैमरे में भी फोकस बॉल के पीछे रहता है। बॉलर के हाथ में है तो बॉलर के पास, उसने फेंक दी तो कैमरा बैट्समैन पे चला गया, बैट्समैन में मारी तो बॉल जिधर भाग रहा है उस प्लेयर तक जाएगा। तो एक खिलाड़ी था हमारा, वो फील्डिंग में भी उसके पास कभी बॉल आए ही नहीं। 8 दिन हो गया तो परेशान, बोला यार मैं दूर कहीं खड़ा हूँ, मेरे पास
कैमरा आ ही नहीं रहा है। तो मैं बोला इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रिकेट तो गेम है, बॉल को पीछे करेंगे, जहाँ जाएगा जो कैच करेगा उसका शॉट आएगा। तो ये नहीं है कि इसका दिखा दो। तो मैं बोला दोस्त बताओ 5-6 कैमरा सेटअप लगे हुए हैं और मेरे पास कभी मेरा शॉट नहीं आ रहा है। मैंने बोला एक और कैमरा लगा हुआ है जो ये 6 कैमरे को और पूरे ग्राउंड को ऊपर से देख रहा है, बर्ड आई व्यू। तो तू उस कैमरे के लिए कर ले एक्टिंग। ये बात महेश भट्ट साहब न्यूटन देखने के बाद मुझे कॉल किए और बोले कि पंकज मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है तुम्हें कि तुम कमाल थे फिल्म में, 3-4 जगह वाइड एंगल में आउट फोकस में थे, तुम बहुत पीछे खड़े थे और वहाँ भी तुम ट्रूथफुल थे। मैं आउट फोकस में तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था। तो ये बचा के रखना इस ट्रूथ को कि कैमरा हमसे बहुत दूर है तो चलो चोरी कर लेते हैं। नहीं, कहीं भी परफॉर्म करो, ट्रूथफुल रहो। और वो जादूगर चीज़ है ये कैमरा सर, ये टाइम और स्पेस को बिना जजमेंटल हुए कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो कैप्चर कर लेता है। ये जो मिड शॉट है मैं हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ चेहरे का शॉट नहीं है, आत्मा का शॉट है, आत्मा भी दिख जाती है। आपने कहा कि जीवन की कहानी, और ऑफ कोर्स आपकी जीवन की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, स्पेशली इस कमरे में जो हैं सब वाकिफ़ हैं आपकी जीवन की कहानी से। ऑफ कोर्स आप मुंबई शहर आए, बर्तन और किताब लेकर आए और आपने एक्टिंग शुरू की। रंग आपकी पहली फिल्म रही जहाँ पे हमें पता भी नहीं था कि आप उस फिल्म में हैं। आपने इज़ इट ट्रू कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आप करते रहे जहाँ आप इंस्पेक्टर का किरदार प्ले करते थे, टू द पॉइंट कि आप यूनिफॉर्म लेके घूमते थे कि कोई फिर से बुला ले आपको पुलिस इंस्पेक्टर प्ले करने के लिए? हाँ, मुझे ये बात सही है, लगा कि यार ये छोटे मोटे किरदार में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्यों ना मैं अपना कॉस्ट्यूम खुद ही बना लूँ। कि इंस्पेक्टर है, मेरी कॉस्ट्यूम रेडी है, लाइनें तो पता ही है, मैं 10 तक काउंटिंग करूँगा, बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चला दूँगा। पुराने हिंदी सिनेमा में इंस्पेक्टर इतना ही करते थे ना। और फिर एक शॉट आता है वो यू आर अंडर अरेस्ट, हथकड़ी को यहाँ लाते हैं। तो मैं बड़ा सोचा कि ये शॉट कहाँ से इजाद हुआ होगा। तो कोई डायरेक्टर ने मिड शॉट लगाया होगा और एक्टर को बोला होगा कि हथकड़ी ऊपर लाके बोलता कि मेरा फ्रेम में हथकड़ी आ जाए। तो ये ट्रेडमार्क बन गया। पुरानी हिंदी सिनेमा में देखो तो हर फिल्म में हथकड़ी यहाँ लाता है, क्योंकि मिड शॉट है तो यू आर अंडर अरेस्ट। तो मैं बोला कि मैं मेरे पास वर्दी बना लेता हूँ, हथकड़ी नहीं रखूँगा, नहीं तो पुलिस पकड़ न ले कि तुम नकली पुलिस हो। बोलेंगे आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लाइनें तो पता ही है, यूनिफॉर्म लेके आया हूँ तो बस करवा लो। शुरुआत में हम तो चाहते ही है ना कि कहीं से मौके मिले, क्योंकि आर्ट सेकेंडरी है, सर्वाइवल प्राइमरी है, कि हम जिएंगे उस शहर में टिक पाएंगे तभी तो हम आर्ट या कुछ बड़ा सपना देख पाएंगे। अगर ऐसी चलती रहती अगर आपकी ज़िंदगी पंकज जी, इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही किरदार मिलते रहते, क्या आप कभी किसी समय, मुझे तो नहीं लगता बट मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप कभी किसी समय फ्रस्ट्रेट होते कि यार ये क्या चल रहा है, इतने साल से मैं कुछ से कुछ किए जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स यू हैड सम ब्रेक्स, हम ब्रेक्स की बात करेंगे, पर अगर ऐसे चलता रहता कि आप कोई टीवी सीरियल कर रहे हैं, 5-6 टीवी सीरियल कर लिए, कुछ अनक्रेडिटेड वर्क भी चल रहा है, क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट होते या नहीं होते? बड़ा मुश्किल है जनरली मुझे सोच पाना, क्योंकि लगभग 8 साल में 8 से 10 साल 2004 से लेकर 12 तक, 12 के बाद भी 16 तक चला। आफ्टर वॉसेपुर भी ऐसे ही चला। मुझे लगा था गैंग्स ऑफ वॉसेपुर के बाद कुछ हो गया, पर दरअसल हुआ कुछ नहीं था। तो 8 साल तक मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं फ्रस्ट्रेट नहीं रहा। पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मौके आएंगे, मौके मिलेंगे, ईमानदारी से लगे रहो, काम करते रहो अपनी क्राफ्ट पे। तो उन 10 सालों में नहीं हुआ, लेकिन क्या पता 10 साल के बाद अब 20 साल हो गए, अगर नेक्स्ट डिकेड में भी यही होती तो शायद हो जाता फ्रस्ट्रेट, पर 10-8 साल तक तो मैं नहीं हुआ था। और मैं संतुष्ट व्यक्ति था, मतलब डेली सोप में जाके 1 हफ्ते के लिए इंस्पेक्टर बन के आ गया तो मुझे कभी नहीं ये गिल्टी होती थी घर आके कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं ये करने आया हूँ, मुझे तो कुछ और करना है। मैं कभी किसी रोल को मना नहीं किया। मेरे कई दोस्त थे बोलते थे कि नहीं यार ये नहीं करना है, ये करना है, मैं ये करने नहीं आया हूँ। सिर्फ एक बार मुश्किलात आई थी तो मैंने तय किया था, मैं मन में सोचा था एक लाइन प्रोड्यूसर को मना करने के पहले कि मैं गांव चला जाऊंगा, खेती कर लूंगा, आप ड्रामा मत करिए ज़्यादा, कि मुझे नहीं करना है। बोला आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बोला हम बिल्कुल समझ रहे हैं, मेरे खेत हैं घर पे, वो खेती ही बचपन में करता था, वापस चला जाऊँगा।
पर वो फिर नहीं जाना पड़ा, वो मान गए लाइन प्रोड्यूसर, तो मैं नहीं हुआ और मुझे मालूम नहीं कि अगले नेक्स्ट डिकेड में मैं फ्रस्ट्रेट होता या नहीं। Because the fact is, and of course आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और जितने भी सक्सेस स्टोरीज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सक्सेस स्टोरीज इंस्पिरेशनल होते हैं, तो जितने जो हज़ारों लोग हैं मुंबई शहर में जो अपना घर बार छोड़कर एक्टिंग करने आते हैं, वो तो यार पंकज त्रिपाठी का हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हो गया, या जितने इरफान खान का हो गया, तो मेरा भी हो जाएगा। डू यू थिंक अगर आपको कोई लेसन देना हो उनको कि यार अगर 10-15 साल से नहीं हुआ तो कुछ और कर लो, कब तक कोशिश करते रहोगे? बिकॉज आई थिंक सक्सेस स्टोरी एक जगह है, बट फेलियर स्टोरी ज़्यादा रहते हैं जिंदगी में ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, हम होप भी हैं, उम्मीद भी है। क्योंकि इंसान का जो जीवन है ना, अपने जीवन की बात कही थी शुरुआत में, उम्मीदों पे ही टिकी हुई है। तो ये कैसे कह दें कि तुम उम्मीद छोड़ दो, 15 साल हो गए तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, उम्मीद छोड़ दो। मेरा खुद 38 के बाद लाइफ में थोड़ा सा 38 पे होना शुरू हुआ, 38 का हो चुका था। मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को, नॉट सिनेमा में, दूसरे फील्ड में 25-26 में उम्मीद खोने लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि तुम्हें, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें पता है मैं मुंबई कब गया था, किस एज में? तो नहीं। मैं बोला मैं 30 साल का हुआ तो बॉम्बे पहुँचा था, 29th मिड में मैं मुंबई आया था। तुम 26 साल में उम्मीद खो रहे हो यार, किसी भी फील्ड में। तो होप जो है ना, उम्मीद जो है ना, वो हमारे जीने के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ज़रूरी तत्व है। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा 15 साल से नहीं हो रहा है तो छोड़ दो होप। होप पे जीवन टिका हुआ है, उम्मीद पे जीवन टिका है कि कल बेहतर होगा। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ कि सेल्फ असेसमेंट भी करो। सिर्फ होप और उम्मीद ही ठीक नहीं है कि आप उम्मीद और होप से न्यूरो सर्जन नहीं बन सकते हैं, हाँ आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। उसके लिए ट्रेनिंग होगी, उसके लिए ट्रेनिंग के बाद परिश्रम होगा, फिर सेल्फ असेसमेंट होगा कि सच में न्यूरो सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट है क्या, मैं सिनेमा में एक्टर बनना क्यों चाहता हूँ, पॉपुलर होने के लिए, ग्लैमर के लिए, लाइमलाइट के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, या कि मेरे सर्वाइवल के लिए आर्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो सेल्फ असेसमेंट आवश्यक है। और वो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत सही तरीके से मूल्यांकन करेगा, हाँ सेल्फ असेसमेंट को ही मूल्यांकन बोलते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि दोस्त नहीं, खुश रहने के लिए और आर्टिस्टिक अप्रोच रखने के लिए जीवन का कोई भी फील्ड कम नहीं है। आप किसानी करके, आप छोटी सी अपनी दुकान चला के अपना आर्टिस्टिक अप्रोच उस दुकान में सामान के डिबिया को सजाने में भी रख सकते हैं। आपका एस्थेटिक्स जो है ना, किसी भी फील्ड में दिख सकता है जीवन में, तो ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा में ही दिखे। तो ये ज़रूर मैं बोलता हूँ कि मूल्यांकन करें और होप भी रखें, लेकिन मूल्यांकन करें कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ, या इसमें लगाव क्यों है। तो सिर्फ नाम दाम पैसे ग्लैमर के लिए है, या कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट हमारे लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, आर्ट सेकेंडरी है। मैं देखता हूँ अक्सर वर्सोवा में आता जाता हूँ, और वर्सोवा में अब किराए बढ़ गए हैं, क्योंकि हर घर में 4 फ्लोर के घरों में सब में एक्टर रहते हैं। सस्ता ही है थोड़ा सा वर्सोवा, बॉम्बे मेयारी रोड में। तो मैं देखता हूँ भीड़ और समझता हूँ कि, और उसमें कई बार हम शूटिंग में जाते हैं और कोई एक एक्टर हमें दिखता है कैमरे के पीछे भी अपनी तैयारी करते हुए, और दूर से हम भाप लेते हैं कि यार इस लड़के में कुछ बात है, स्पार्क है। कई बार देखता हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट के किरदार में कोई लड़का है जो सिर्फ पासिंग कर रहा है, और उसका डेडिकेशन देख के मुझे लग जाता है कि यार इस लड़के को मौका मिलेगा ना तो ये कुछ करेगा। और कई बार डायरेक्टर बोल देते हैं कि पंकज जी देख रहे हो या उस लड़के को, पीछे वाले को, हाँ कुछ है उसमें, आग है, पीछे है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि हम संबंध बना लें, हेलो सर कर लें ताकि मुझे ये काम दे। वो सिर्फ अपने काम में सिंसियरिटी से लगा हुआ है, और उसमें वो बात भी है, सब वो दिख जाती है दूर से। अगेन भीड़ बहुत है मुंबई में, आसान नहीं है। तो आप जब हमारे कंट्री में बोलता हूँ कि रेलवे का कंफर्म टिकट मुश्किल है ले पाना, तो एक्टर बनना भी तो उतना ही मुश्किल होगा। पर दुनिया ऐसे ही चलती है, होप है, उम्मीद है। कलाओं का तो यही काम है ना कि हम आपके थिन और थिक में आपको प्रेरणा दे दें, हौसला दे दें, बेहतर व्यक्ति बनाएं। तो आर्ट फॉर्म का एक बिजनेस और 100 करोड़ क्लब के साथ साथ ये भी एक काम है।
पंकज जी, आपने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर किया आपने, जो कि 2012 में आई, और एक तरह से एक फाउंटेन हेड थी वो पिक्चर। आप थे उसमें, जयदीप अलावत थे, राजकुमार राव थे, इन सबको हम पहले नहीं जानते थे, ये सब थे उस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि आपकी ज़िंदगी उस फिल्म से बदली नहीं। जयदीप अलावत की भी नहीं बदली, राजकुमार राव की थोड़ी बदली होगी, बट वो तो फिल्में करने लगे उसके बाद। लेकिन आपकी ज़िंदगी क्या कह सकते हैं कि बदली अराउंड 2016 इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंस? OTT प्लेटफॉर्म का एक रेवोल्यूशन सा आया और उसके सबसे बड़े स्टार बने पंकज त्रिपाठी जी। Would that be correct to say? क्या कहना सही होगा? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से, क्योंकि OTT जब हिंदुस्तान में आया, मैंने भी मूल्यांकन किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो OTT हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदी सिनेमा के जो बड़े एक्टर्स थे उन्हें लगा था ये दूसरा टीवी आया है, कि एक तो टीवी वो चैनल्स चल रहे थे GEC, अब ये कोई दूसरा टीवी आया, हम तो सिनेमा वाले हैं तो टीवी में क्यों आए। तो शुरुआत में बड़े लोग थोड़े स्केपिस्ट थे, तो इन प्लेटफॉर्म्स ने शायद ये तय किया कि टैलेंट चुनो और उनको बड़ा बना दो। मुझे याद है पहली होर्डिंग मेरी मिर्जापुर में लगी थी। हाँ, और मैं देखा कि यार अकेले कुर्सी पे ऐसा पैर करके बैठा हुआ कालीन भैया के बाद फैन आए। तो उसके पहले एक फिल्म में बात चली थी कि तुम पोस्टर पे आओगे, डेट लिया गया था, और फिर पता चला मैं नहीं आया, मेरी जगह VFX का एक बाघ आ गया। तो मैं सोचा उस बाघ का करियर थोड़ी था, मेरा तो करियर बनना था यार। कौन सी फिल्म थी ये? छोड़िए, नहीं बताइए ना, छोड़िए क्या। फुकरे थे। हाँ फुकरे, ओके। तो उससे कोई बात नहीं है, मतलब मैं वो ये बात बिटरनेस में नहीं कह रहा हूँ, ये बात सिर्फ अनुभव साझा करने के लिए कह रहा हूँ कि जीवन में ऐसे मौके आएंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ तो मेरे हाथ से छूट रहा है, पर कुछ नहीं छूट रहा है। ईमानदारी से काम करो, सब कुछ काउंट हो रहा है और सब पे ऑफ होगा एक दिन। तो और सहयोग देखिए कि खैर नहीं बताइए, सहयोग क्या बताइए ना। कुछ नहीं, मतलब ये कि मेकर्स एक ही थे, फुकरे के भी मेकर्स और मिर्जापुर के भी मेकर्स एक ही थे, प्रोड्यूसर्स एक ही थे, एक ही प्रोड्यूसर्स का प्रोजेक्ट था कि एक में होर्डिंग लग गई सोलो सी। बट वो ये अनुभव के लिए है सिर्फ बात है। मेरे जीवन में मैं कभी भी बिटरनेस नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं और कोई दुश्मन नहीं है। मैं सब भाव से काम करता हूँ, सबको उतना ही आदर और रिस्पेक्ट देता हूँ, और काम खत्म करते मैं भाग आता हूँ अपने घर, जहाँ आप आए हैं, आप देखें। जी जी बिल्कुल, मड आइलैंड में। बट जितना आप काम करते हैं पंकज जी, इनफैक्ट आप लेफ्ट राइट कहीं भी देखो तो पंकज त्रिपाठी दिख जाते हैं। जब आप इतने सारे किरदार प्ले करते हैं एट द सेम टाइम, आपका ये अभी कल रात को आपकी फिल्म रिलीज़ हुई, प्रीमियर हुई, अभी आपके कोई और फिल्म करने जा रहे हैं, वो ख़त्म हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, आई एम श्योर 10-15 और होंगे। ये एक हफ्ते में तीसरी का पोस्टर रिलीज हो रहा है। कभी डर लगता है कि यार रिपीट ना कर रहे हो आप, बिकॉज कोई थमने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई पॉज नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक। कहीं लगता है कि यार किस चेहरा वही है, शरीर वही है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। सो इज दैट अ फियर एट एनी पॉइंट कि जैसे आपने पहले वाली फियर की बात की, स्टारडम वाली फियर की, कि रिपीटिशन ना हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? वो है, वो बिल्कुल मुझ में वो सोचता हूँ, फियर से ज़्यादा मैं उसको सोचता हूँ। और ये सत्य है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने नाक की साइज को बड़ा छोटा नहीं कर सकता हूँ। आइदर किसी में आवाज़ पतली कर लूँ, मोटी कर लूँ, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्पाइन झुका लूँ, स्पाइन सीधा कर लूँ, वॉक बदल सकता हूँ। लेकिन वो भी मेरे अगर 10-12 अलग अलग किरदार का मैनरिज्म है तो वो देखते देखते लोगों को समझ में आने लगता है। अगेन एक और चीज़ इस पे है जो मैं कहता हूँ कि ये वेब शो में, वेब सीरीज में आपको सीजन 1, 2, 3 मेरे 3 तो चल ही रहे हैं। मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस के तीसरा चौथा पार्ट चल रहा है, तो उसमें सेम रिपीट करने का ही काम है कि जो अर्लियर किया उसी को रिपीट करो। तो मैं बहुत ध्यान देता हूँ। मैंने सोचा अगले दिनों से थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊँगा। एक और चीज़ जो बारीकी की बात है कि मैं अब पेंटिंग को आप दूर से देखो तो एक पेंटर की 10 पेंटिंग एक जैसी लगेगी, लेकिन कुछ देर रुको और पास आके देखो तो उसमें फाइन अंतर दिखेगा। तो मैं अपने किरदारों में जैसे मिर्जापुर का कालीन भैया और गुड़गांव का केहरे सिंह ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस के लोग हैं।
या सत्तू लूडो का जो गैंगस्टर है वो भी एक गैंगस्टर है, ये तीनों गैंगस्टर हैं एक किस्म से, लेकिन आप और तीनों में लगभग लुक सेम ही है, मेरी दाढ़ी है वैसी की वैसी, बट आप ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत फाइन सा अंतर है, क्योंकि तीनों की हिस्ट्री अलग मैंने बनाई थी। किरदारों की एक हिस्ट्री होती है जो दिखती कम है। आप लिखते हैं, बैक स्टोरी लिखते हैं आप? हाँ, या ध्यान में रखते हैं? ध्यान में रखता हूँ, लिखता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ, काफ़ी सोचता हूँ उस पर, बैक स्टोरी पे कि ये कौन होगा, कहाँ से आया होगा, तो वो सोच के और तभी वो डिसाइड करती है कि आगे इसकी लाइन कैसी जाएगी। और 2 से 3 दिन शूट करने के बाद मुझे वो किरदार गाइड करने लगता है। 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है होगा कैसे, तो कभी कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तीसरे दिन से मुझे वो किरदार गाइड करने लगते हैं कि भाई मेरे को ऐसे ट्रीट करो और मुझे ऐसे डील करो, और फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैं तय करके नहीं जाता हूँ कैमरे के सामने कि आज ऐसी एक्टिंग करूँगा। लाइनें 10 बार 50 बार पढ़ के जाता हूँ, सिर्फ 50 बार पढ़ता हूँ मैं हर सीन, और फिर वहाँ जाके जो होता है वो एक्शन और कट के बीच में वही होता है। पंकज जी, जब आप अभी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, और जब आप कम बिजी थे तो एज एन एक्टर क्या आप किस तरह आप अभ्यास करते थे? क्योंकि अगर म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक बजा के अभ्यास कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो प्रैक्टिस करेगा। एक एक्टर को एक रिएक्शन की ज़रूरत है, एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, एक एक्टर को एक प्रॉपर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। जब आप घर में बैठे हैं तो एक एक्टर कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत व्यापक है। ये एक एक्टर की प्रिपरेशन का जो रेंज है, जो एरिना है, बहुत बड़ा है कि आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, आपको अपने जीवन को भी देखते रहना होगा कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे पिता के साथ मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, वहीं रंगमंच है दुनिया, समाज में क्या चल रहा है, उतना ही ऐतिहासिक एविडेंस जरूरी है। कल मैं गोवा आया तो गोवा के बारे में पढ़ रहा था बहुत कुछ, तो मुझे ये परसों ज्ञात हुआ कि गोवा को इंडियन आर्मी लगी थी और 3 दिन का ऑपरेशन चला था 1961 में 18-19 दिसंबर को, और ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था गोवा के फ्रीडम में। तो ये तो खैर, तो एक्टर को ना वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल घटनाक्रम के साथ साथ जितनी ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, जो एक्सटर्नल घटित हो रही हैं बाहर, मेरे इंटरनल क्या क्या घटित हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। हम अपने जीवन को भी ऑब्जर्व करते हैं, हम जीवन जी तो रहे हैं साथ में, लेकिन मैं खुद अपने जीवन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद मैं स्वयं को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आजकल मेरे बारे में एक छवि बन गई है कि बहुत विनम्र हम्बल आदमी है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है। मैं अब सच में मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना हम्बल हूँ या कि मैं बहुत तेज आदमी हूँ और ये हम्बल होने का अभिनय करता हूँ, अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। ये मैं इस डिस्कवरी में लगा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ अभिनय कर रहा हूँ। तो क्या सच में हूँ? गुस्सा आते हैं मुझे भी, मैं बदले के भाव आते हैं कि मैं बदला लूँगा इससे, लेकिन मैं समय के साथ ओवरकम कर लिया हूँ कि कोई मतलब नहीं है बदला लेके और गुस्सा करके मैं सामने वाले से पहले अपना नुकसान करूँगा। तो गुस्सा छोड़ दो, किसी भी बुरे से बुरे हालात में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मैं बोलूँगा नहीं आता है, विद इन सेकेंड मेरे ये थॉट उस पर हावी होते हैं कि टाइम वेस्ट होगा दोस्त तुम्हारा, कहाँ खर्च कर रहे हो इसमें समय, छोड़ दो, फिर मुस्कुरा के आगे चला जाता हूँ। तो एक्टिंग के लिए ताली बजाएगी। सर है क्या? अच्छा नहीं, हाँ नहीं आप नहीं सर, यहाँ कॉन्वर्सेशन यहाँ चल रहा है, आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मुझे दिख गया उनके जैसा जावेद साहब है क्या, तो खैर जी हाँ। अभी जो बोल रहे थे ना कि अपने आसपास क्या घटित हो रहा है वो भी देखना है, तो मुझे मालूम है यहाँ कौन कौन लड़की कौन कौन लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी देख रहा हूँ मैं। मेरे मन में मूल्यांकन चल रहा था कि क्या ये जर्नलिस्ट हैं, क्या ये फिल्म प्रेमी है, क्या करेंगे इस रिकॉर्डिंग का, रील बनाएंगे, सब रील बना रहे हैं। हाँ वो देखिए, नमस्ते नमस्ते, मैंने आपको शुरू में ही देख लिया था, तो मैं मान चला था कि जागरण में खबर तो आएगी ही। पंकज जी, ये जो ह्यूमिलिटी की जो बात है, जो सब करते हैं कि कितने हम्बल है, आई थिंक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक फेम के साथ
एक एरोगेंस आता है और बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि, और वो चीज़ सिर्फ एक्टर्स के साथ होता है, डायरेक्टर्स के साथ उतना नहीं होता है, कैमरामैन के साथ उतना नहीं, वो सारे टैलेंटेड लोग हैं, राइटर के साथ उतना नहीं होता है, बट एक्टर कहीं घुस जाए और इतने लोग पंकज त्रिपाठी प्रेमीज सारे बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल होता है इस लेवल के एड्यूलेशन को एब्जॉर्ब कर पाना कि आपका दिमाग ना खराब हो। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है पंकज जी कि थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, इट्स अ फैक्ट, और फिर वो धरती पर आते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। बट वो जो इमीडिएट जो एक जो सुनामी आती है पब्लिक की कि आप कहीं भी घुस जाएं और लोग आपको मॉब कर देंगे, जो आपने देखा और आपके साथ हुआ, वो हैंडल कैसे करते हैं और उसका करने का तरीका बेस्ट क्या है? इसके लिए थोड़ा सा अध्यात्म आवश्यक है, आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। क्योंकि आज से 10 साल पहले मुझे पता है कोई नहीं जानता था, इसी गोवा कला अकादमी में मैं 3 साल की एक्टिंग कोर्स होती है, मैं वहाँ यहाँ आया हूँ, मेरा दोस्त पढ़ता था, मैं यहाँ रहा हूँ 3 साल नहीं, मेरे ख्याल से 12-15 साल पहले। तो मुझे बाहर रूम लेना था, जिस लड़के ने मेरी मदद की रूम लेने में, वो अब मीडिया में है गोवा में ही, कल मुझे मिला भी था ये फिल्म में, तो इशारों में बात हुई, मैंने बोला कल आना इधर, पता नहीं अभी है कि नहीं। वो कमरा लेने में सामने लेन में, अपोजिट लेन में घर दिलवाया था उन्होंने मुझे। तो आध्यात्मिक होना ज़रूरी है कि 10-15 साल पहले इसी गोवा में मुझे कोई नहीं पहचानता था, और ये मुमकिन है कि 15 साल बाद इसी गोवा में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तो फिर अभी अपने आप धरातल पे आ जाते हैं कि गुरु ये सब मिथ्या है, दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच में तुम्हारा अभी कैरेक्टर चल रहा है और ये कैरेक्टर एक दिन फ्लॉप होगा, फिर छोड़ दो। अब ये एक समस्या आ गई है एक्टर्स के परेशान होने में। अब एक्टर्स के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कैमरा है। आई नो कि वो अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ एक मोमेंट कैद करना चाहता है, पर एक आदमी की लिमिटेशन है कि 150-200 सेल्फी के बाद कितना सेल्फी दोगे, कितना देर हंसोगे आप, मुस्कुराओगे। एक कैमरे में देख के मुस्कुरा रहे हैं, तब तक 3 इधर आ गए हैं, कोई धक्का दे रहा है। कल एक वीडियो मुझे दिखा कि एक स्पीच दे रहे हैं नेता बहुत बड़े, और पास में एक बंदा आके बोल रहा है कि एक माला पहना दीजिए। तो बोले जा रहे हैं माला पहना दी, बोले अरे रुक जाओ यार, मेरे को बोल रहे हैं। तो वो मोबाइल और कैमरा, आई नो कि सब प्रेम करते हैं इसलिए तस्वीर लेना चाहते हैं। मैं भरसक जितना संभव होता है, आज आ रहा था, घुस रहा था, चूँकि 3 नंबर गेट में कन्फ्यूज़न हो गया, मैं 12:28 हो गया था। मैं समय का बड़ा पाबंद व्यक्ति हूँ, चाहता हूँ समय पे पहुँचूँ। मैं भागे हुए आ रहा था, जो मैम बैठी वहाँ ऊपर चश्मा लगाए लाल कपड़ों में, वो मुझे गेट पे मिली और बोली कि सेल्फी ले लें। हाँ वो मैम, हाथ उठाइए आप अपना, ये मैम सेल्फी ले लो। मैं बोला मैम मैं लेट हो रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे समय पे अंदर पहुँचना है, तो मुझे भाग जाने दीजिए। तो मैं भाग आया। यहाँ आते मैंने देखा कि मैम यहाँ बैठी हैं, और ये इस सवाल और क्या नजर है सर आपकी, अभिनय स्मृतियों का खेल है। एक्टिंग जो है ना, वो मेमोरीज, यादों का खेल है। तो हम चेहरों को भी याद रखते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं कई बार बहुत भूलता भी हूँ, लेकिन उतना ही मैं याद भी रखता हूँ, नई पुरानी चीज़ें। सवाल भूलता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत चलते हैं। एक सवाल के मुझे 10 आंसर समझ में आता है, कौन सा दूँ, क्या बोलूँ के चक्कर में बेसिक भूल जाता हूँ, पूछे जाता हूँ। बट आपने ये सवाल का तो आंसर किया इन द सेंस कि फेम जो आती है एक्टर के लाइफ में, जब इतने लोग आपको पसंद करने लगते हैं इमीडिएटली, जबकि आप वही काम कर रहे थे उसके पहले, राइट? कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। वो पावर जो है ना, पावर सत्ता की एक मूल प्रवृत्ति होती है। ये पॉपुलर होने की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि वो अपने साथ ये एलिमेंट लेके आएगा कि आपका दिमाग खराब हो। व्यक्ति खराब नहीं होता है, वो समय का खेल है। उस समय में सबसे ज़्यादा अवेयर रहना है हमें कि बॉस ये टाइम ही जो शीर्ष पे बैठा होता है ना, वो अटल जी की कविता है। मैं अटल जी का किरदार कर रहा था, तो उनकी कविता मैं बहुत पढ़ा और बहुत अच्छी लगी मुझे कि शीर्ष पे बैठा व्यक्ति अकेला होता है। मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे ही रहता है, क्योंकि मैं कितनी बात कर पाऊँगा, मुझे काम करना है। मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि मैं सेट पे शूटिंग के दिन फ़ोन बंद रखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी को भी बात करना है तो किसी टीम मेंबर को बोलती हैं, और अति आवश्यक हो तभी मुझे कॉल करती हैं। मैं बोलता हूँ बैकअप के बाद मुझे बताना घर की समस्याएं, अभी मुझे इस काम पे
फोकस करने दो। तो चरित्र है पावर का कि वो आपका दिमाग खराब करेगा, इसमें व्यक्ति की गलती नहीं है, ये समय का खेल है। उस समय आप अवेयर रहें, सजग रहें, आपकी चेतना जगी रहे, उसके लिए ज़रूरी है ये बाकी अध्ययन जिसकी हम बातें कर रहे थे। एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस भी होता है पावर का, करप्ट करता है पावर। बट एक और जो चीज़ एक्टर की ज़िंदगी में आती है, सक्सेसफुल एक्टर की ज़िंदगी में आती है, इज़ सिर्फ आप एक्टिंग नहीं करते हैं, आप प्रचार भी करते हैं, राइट? एंड दैट इज़ इनफैक्ट दैट मे बी योर मेन प्रोफेशन। अब मुझे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पंकज जी, मुझे लगता है आप अराउंड 25 प्रोडक्ट्स इंडोर्स करते हैं। जी। हाँ, 25 या ज़्यादा ही होगा, एक दो ज़्यादा ही होंगे, 25 to 20। मैंने बाय द वे सुजाता मिक्सर ग्राइंडर का नाम नहीं सुना था इसके पहले, जिससे पहले कि आपका ऐड आया कि सुजाता मिक्सर ग्राइंडर भी है दुनिया में। ओवर टाइम जब इसके साथ ऑब्वियसली बहुत पैसे भी आते हैं, पैसा का क्या मायना है आपकी ज़िंदगी में? मनी क्या इन्फ्लुएंस करती है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी? क्या इम्पोर्टेंस है मनी का आपकी ज़िंदगी में? एंड लॉट्स ऑफ मनी ऑब्वियसली। जी, हमारे लाइफ का हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल होने की क्राइटेरिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी का, पैसे का, उससे भी आंकते हैं। पर सक्सेसफुल होने के बाद मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, सार्थक होना। जीवन सफल तो हो गया, सार्थक कैसे होगा? सार्थक तब होगा जब उस मनी का सदुपयोग हो, वो 10 लाख के जूते खरीदने में ना जाए। तो मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ। मैं पिछले दिनों किसी को बोल रहा था, मैं एक रोटी मुझे छोड़ना बहुत तकलीफदेह लगता है थाली में, जूठन छोड़ दूँ मैं, क्योंकि मैं दुनिया देखा हूँ रोटी पैदा करने का। मिडिल क्लास सोच है। सिर्फ इनकम टैक्स भरने जाता हूँ तो पता चलता है कि तुम मिडिल क्लास नहीं हो। इनकम टैक्स के बाद बोलता है कि आप सुपर रिच में आते हैं। मैं बोला नहीं, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ। बोलते नहीं, आपके अकाउंट्स मिडिल क्लास के नहीं हैं। तो पैसे का यही रोल है कि वो सार्थक हो। मैं चुपके से बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ, क्योंकि वो भी अगेन बड़ा क्रिटिकल है कि आप चैरिटी करो, कुछ अच्छा काम करो और उसके बारे में फिर बातें करने लगो। तो दान ऐसा हो कि दाहिने हाथ ने किया, बाएं हाथ को पता ना चले। बट ये डिजिटल और गूगल के युग में बहुत मुश्किल है ये कर पाना। जैसे गाँव में मैंने एक छोटा सा विद्यालय का अपने किया, और वो इतने यूट्यूबर आ गए और इतने वीडियोस बन गई, मैंने आज तक उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाला है अपने से। लेकिन इस इंटरनेट के ज़माने में अच्छाई भी और बुराई भी और मिस इन्फॉर्मेशन भी संभव है। आज हमारे मीडिया के कई साथी बैठे हैं, ये भी एक थॉट आया कि आज की हुई बातों के कई प्रकार की हेडलाइन भी बन सकती हैं जो हमारे वश में नहीं है। ठीक है, तो क्या था? आपके जीवन में इतने पैसों का क्या मायने है? कोई मायने नहीं है। 6 बाई 6 के बिस्तर पे सोते हैं, वही आटा की रोटी खाते हैं। हाँ, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ ये घड़ी गिफ्ट में मिली है। 2 घड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, इसलिए कि मैं चेकआउट करके निकला, मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगा, तो मुझे लगा ये घड़ी छूट ना जाए, तो मैंने दोनों बांध ली। छोटी चीज़ें छूट जाती है ड्रॉर में साइड टेबल पे, तो दोनों बांध लिए। पत्नी ने दिया है तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसके पहले घड़ी मुझे पसंद नहीं था, सिर्फ समय का पाबंद होना पसंद था। तो पत्नी ने दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं ये बांध लेता हूँ। और कई बार अब चूँकि ये है तो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं जीवन में, तो जो कपड़े बनाते हैं, तो कहता है सर रिपीट मत करो कपड़े। मैं बोलता हूँ नहीं विनीत, चुप रहो तुम, मैं वही पहनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो और उसमें भी एक चॉइस मैंने बना रखी है कि हैंडलूम, खादी, जो भारतीय वस्त्र हैं वहीं ज़्यादा पहनूंगा, क्योंकि हाथ के बने कपड़ों का मूल्य कुछ अलग है। हाथ के बने कपड़े और हाथ का बना भोजन, इसकी कोई तुलना नहीं है। तो मैं पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ, मैंने देसी खादी, मेरे एक्टिंग के एक टीचर हैं प्रसन्ना सर, जो कि साउथ में रहते हैं कर्नाटक में, और वो चरखा ट्रस्ट चलाते हैं। तो कर्नाटक के 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 500-600 महिलाएं कपड़े बनाती हैं, नेचुरल, टाई और हैंडमेड कपड़े। तो मैंने एक इंटरव्यू में पहना था, उसकी बात की। एक महिला यूएस से आई, वो मैसूरू के उस स्टोर में गई, और लकीली उनके भाई एक फिल्म जर्नलिस्ट हैं। तो बोले तुम कहाँ, एक कॉलोनी के अंदर छोटी दुकान में कैसे आई? तो उसने बताया कि एक एक्टर है। बोली पंकज, तो हाँ मैं तो जानता हूँ, लो बात कराता हूँ। तो उन्होंने मुझे परसों बात कराया अपनी बहन से, बोला कि आपने इस कपड़े का जिक्र किया, मैं यूएस से छुट्टियों में आई हूँ और मैं यहाँ से ढेर सारे कपड़े ले रही हूँ और सच में कमाल की जगह है।
तो मुझे हमेशा खादी हैंडलूम से लगता है कि यार उसमें किसी की उम्मीद जुड़ी हुई है उन कपड़ों में। वो किसी के बच्चे का ट्यूशन फी, किसी की बेटी की शादी भी जुड़ा हुआ है उन कपड़ों में। खैर, अचानक बात पैसों से कपड़ों पे चली गई। नहीं, बात सही कर रहे थे आप। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पंकज त्रिपाठी और ऑडियंस के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली अब मैं नहीं आऊँगा और इमीडिएटली ऑडियंस के पास हम जाएंगे और कुछ सवाल लेंगे। Hello sir, hi, this is Dr. Pooja and I'm here from Bangalore. I'm a big fan of your work, so from Bihari to Bihari, I just want to ask you a simple question, that when it comes to, understanding the society and the roles that you pick usually, did you ever feel that the roles that are coming your ways are also sometimes stereotyped, that you will be projecting in a certain manner? Have you ever felt that? And also, if you allow me, sir, I also have a question for Mayank sir. That's as a film critique, do you ever think that can you have a favorite actor or actress, and by having a favorite actor or actress, can you write about their work unbiased? Thank you. हाँ, मैं आपकी वो स्टीरियोटाइप आते हैं। आफ्टर वसेपुर मुझे कई लोग स्क्रिप्ट और वो मटन काटने का चाकू भी लेके आते हैं। ये स्क्रिप्ट है और ये आपका प्रॉप्स है, तो जो चल जाता है फिल्म मेकर चाहते हैं ऐसा ही कुछ कराओ। आफ्टर कालीन भैया मुझे कम से कम 4-5 वेब शो में गैंगस्टर के रोल आए। मैं बोला मैं ऑलरेडी ये कर रहा हूँ और दूसरा क्या कर पाऊँगा, रहने दो। आते हैं, बट लकीली मेरे जीवन में अच्छे स्क्रिप्टें आई, अच्छे डायरेक्टर्स आए, अनुराग बसु, होमी अजानिया, अमित राय, अनिरुद्ध राय चौधरी, कि ये लोग इंटरेस्टिंग और अलग स्क्रिप्टें लाएँ। तो अभी जो फिल्में आ रही हैं, आइदर कड़क सिंह, इसके बाद अटल, रवि जाधव, तो ये सारे कमाल के डायरेक्टर्स हैं और थोड़ी अलग कहानियां हैं, और सिर्फ ये किस्मत से हुआ है कि ये कहानियां मेरे हिस्से आ गई। Thank you so much, sir. Hello. I would like to have an answer from my Yeah, no, quickly one. Of course, there'll be bias, but I think that bias is subconscious. हमें पता नहीं होता है वो bias हमारे अंदर। तो अगर conscious हो तो फिर गलत है, because then वो personal है। So वो होगा, and I think in terms of actors, of course, you'll have your favorite actors, but I think more than favorite actors, personally मुझे as a movie critic मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि I think a lot of good writing, a lot of good direction gets, a lot of great characters get confused for good acting. वो इसके पीछे जो काम जाता है। सो अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्टर्स कैन डिलीवर टेरिबल परफॉर्मेंसेस बिकॉज उसमें लिखाई इतनी बुरी थी, डायरेक्शन इतना बुरा था, फिल्मी इतनी बुरी थी, एंड अ लॉट ऑफ नॉट सो ग्रेट एक्टर्स कैन प्ले अमेजिंग रोल्स बिकॉज और जो एफर्ट जो नीचे से गया। नमस्ते पंकज सर, नमस्ते मयंक सर। जी जी नमस्ते सर, मेरा नाम रोशना शंकर जाधव है और मैं SN रेड्डी महिला विश्वविद्यालय पुणे से आई हूँ, और हमारे साथ हमारे टीचर्स भी आए हैं। सर, आप एक पापा हो और मैं भी अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हम आपको ना मोटिवेशनल जो शायरी है पापा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब देखा है, फॉलो किया है, सुना है, लेकिन आज लाइव हो जाए 2 लाइन पापा के लिए। क्या लाइव पापा के लिए? 2 लाइनें जो आप हर बार मतलब शायरी बोलते हो पापा के लिए। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ? जी सर, प्लीज। ओहो, वो तो याद नहीं है मुझे। मैं, आप ध्यान देना, मैं बिट्टी बरेली की बर्फी में लड़की का पिता बना हूँ, गुंजन सक्सेना में लड़की का पापा बना हूँ, और मिमी में पापा नहीं दोस्त हूँ लड़की का, और अभी कड़क सिंह में। तो जब भी मैं लड़कियों के पापा का किरदार करता हूँ वो सारे अच्छे होते हैं, और जब मैं लड़कों का पापा बनता हूँ सब बुरे होते हैं। कालीन भैया, मुन्ना के पापा। तो ये संयोग है, ये भी मेरी चॉइस, मतलब आई थिंक चॉइस भी रही होगी, क्योंकि मैंने उन स्क्रिप्टों को हाँ किया। तो मैं जब लड़की, हाँ गुड़गांव में भी, ओ माई गॉड टू, जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। पापा के ऊपर मतलब फिल्म की लाइन कोई भी, तो अब आप दूसरा सवाल पूछिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आगे सवाल लेते हैं। या सर, जहाँ माइक है वहाँ। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज मिस्टर राम रावपल्ली, आई एम ए फिल्म मेकर फ्रॉम हैदराबाद. I love you very much, sir. Your acting style is very attractive. You are not the star, you are the method acting system oriented actor. I need the actors like you, sir. Sir, if I want to do a film with you in Telugu, will you come to Hyderabad and cooperate with us, sir? Yes, thank you so much, sir.
मैं तेलुगु के सभी ऑडियंस को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे काफ़ी ऑफर आते हैं तेलुगु से। Yes, sir. और बड़ी फिल्मों में भी अभी आ रहे हैं बहुत, लेकिन मेरी एक तो हिंदी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बिजी हूँ Sir. एंड सेकंड थिंग कि मैं लैंग्वेज को ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। मैंने एक फिल्म की है, वहाँ पे मुश्किल था। बहुत बढ़िया राइटर हैं वीरू पोटला, राइटर डायरेक्टर वीरू पोटला, वीरू पोटला, ब्रिलियंट राइटर डायरेक्टर। यस सर। तो मैंने उस फिल्म में महसूस किया कि मैं लैंग्वेज नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं ABCDF बोल के एक्टिंग मुझसे नहीं हो सकती है। और तो ये वो भाषा का बैरियर है, वरना मैं ज़रूर करूँगा, करना चाहूँगा सर। ओके। बिन आंसू बिन आवाज़ का जो रोता है वो पापा होता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। Hello. Okay, one last question I've been told. Yeah, I have the mic here. So here. Sir, पंकज जी, मुझे आपसे बस एक सवाल पूछना है। एक एक्टर के लिए थिएटर करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना एक न्यूरो सर्जन के लिए न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। Congratulations नेशनल अवार्ड पंकज जी। Sir, last question. I know we have Okay, so one many. last. I am here, sir. Yeah. Sir, पर सवाल पूछिएगा, हाँ पता होता मत पूछिएगा कि कैसे भेजें स्क्रिप्ट। नहीं सर, न्यूटन नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। मैं छत्तीसगढ़ से बस्तर डिवीजन पे हूँ, जहाँ पर न्यूटन की कहानियाँ रिलेवेंट करती है। आज भी जस्ट इलेक्शन खत्म हुए कुछ समय पे, और उसी का काम से पैसा कमाकर मैं यहाँ पर अभी बचा के आया हुआ हूँ। लेकिन जिस असमंजस की स्थिति में मैं फंसा हुआ हूँ, और उस पर मैं एज ए विचारक आपसे सलाह चाहता हूँ, ना एक अभिनेता के रूप में ना किसी के रूप में। हमने न्यूटन बनाया, क्रिटिकली ग्लोबल लेवल पे बहुत अक्लेम्ड हुई, बहुत अप्रिशिएट किया गया और बहुत वो जायज़ भी थी। फिर भी हम जब वहाँ के लोकल लोग के रूप में देखते हैं, और पद पे कुछ अच्छे पदों पर जब उन विचारकों से मैं अपनी बात करी, तब हमेशा हमें ये महसूस हुआ कि कई खिड़कियाँ बंद रखी गई कहानी में, जो खुली जा सकती थी। और वैसे ही अभी एक और डर आ रहा है कि वो फिर भी बहुत बेहतर थी, लेकिन अभी द केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन सर, वो द बस्तर स्टोरी बना रहे हैं, और उसमें वो एक्साइटमेंट से ले ज़्यादा हम जो बस्तर के जो युवा हैं उनके अंदर एक डर है कि फिर ये ग्लोबल स्टेज पे जाएगा और एक परसेप्शन क्रिएट करेगा, एक तरफा ना हो जाए कई चीज़ें। और मैं भी अब फिल्म मेकर हूँ और स्वतंत्र रूप से फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ। बस्तर में दबी अनकही कहानियों को जो मैं अच्छी तरीके से कहना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर एक बड़ी असमंजस की स्थिति है कि ग्लोबल लेवल पे एक परसेप्शन, जैसे अभी आपने कहा कि स्मृतियाँ घर कर जाती है, तो उस परसेप्शन को कैसे मैं न्यूट्रलाइज कर पाऊँगा, या किस तरीके से उस चीज़ को उस पर मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि आज भी जब मैं गोवा में आया, मैं पहली बार ईफी अटेंड कर रहा हूँ, और मैंने अनगिनत लोगों से बात करी कि आप बस्तर के बारे में जानते हैं, करते हैं, तो उनका अपना एक जो परसेप्शन, जो मेरे को पता था कि उसी तरीके की बात करेंगे, और वही कर रहे थे। वो कैसे किया जा सकता है? मुझे शिकायत नहीं है, मुझे आपसे एज अ विचारक मुझे अपने में क्या करना चाहिए कि मैं उसको न्यूट्रलाइज कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आप एक फिल्म बना के ही कर सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाइए जो आपकी नज़र से जो देखती हो उस किसी लैंडस्केप को, कहानी को। मिथिला का एक लड़का है जो अचल मिश्रा, वो धुई और गामक घर मैथिली फिल्म बनाया, बहुत इंडिपेंडेंट स्पेस की मूवी पे है, और वो कमाल, वो अपने नज़रिए से उस दुनिया को दिखाता है। घर का एक घर कैरेक्टर है। तो आप दूसरी फिल्म की चिंता छोड़ के आप अपनी फिल्म बनाइए, अपने नज़र से दिखाइए, वो ऑथेंटिक होगी, उसमें बात होगी, तो लोग अपने आप इंटरनेट के रूप में देखेंगे, सुनेंगे, बातें करेंगे। सर अब मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन सर अब हमको ही पता है कि गमक घर और ये सारे लोगों को कितने लोगों ने देखा होगा। जब एक बड़े लेवल के लोग अगर आपने मैंने देखी तो बस हो गया। On that note, please give a big round of applause.